हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है? वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। चैप्टर नंबर 1, 2, 5 का रिवीजन हमने कर लिया है और आज की क्लास में हम फटाफट रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 5 का। चैप्टर 3 और 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हर पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ ताकि एग्जाम में आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है पढ़ने के लिए और मैथ्स वगैरह में बिजी मत रहिए, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, इसका अपन वेटेज देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा आपके, एक क्वेश्चन आएगा आपके वेरी शॉर्ट और एक आएगा वेरी शॉर्ट और एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। ये दोनों एक एक मार्क्स के आएंगे और ये 2 मार्क्स का आएगा। ये मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, आप अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, शॉर्ट्स जो मैंने अवेलेबल करवाए उनमें, जिन्होंने नहीं देखे वो भी चेक कर लेना। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके 2 मार्क्स का। अब चैप्टर नंबर 5 की जब हम बात करें, चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से 2 आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, एबीसीडी वाले क्वेश्चन एक फिलअप आ जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन शायद 3 या 4 मार्क्स का है, ठीक से मुझे याद नहीं है। चलो ठीक है, तो इसमें से ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। चैप्टर 3 और 5 दोनों के ही एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स दोनों अवेलेबल करवा दिए, शॉर्ट्स में आप चेक कर लीजिएगा। इसमें से ये क्वेश्चन हमें तैयार करना है और यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार करना है। तो हमारी बुक में जिस पैटर्न के जितने क्वेश्चन हैं, ये और ये वाले, इस क्लास में मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ताकि बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में पहली चीज जो आपको याद करनी है वो देखो कि A1 by B1, A2 by B2, मालूम है ना ये? इसका क्या मतलब है कि ये जो है, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो जो भी हमको इक्वेशन दी हुई है उसका केवल क्या है, एक सॉल्यूशन है। और अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसी लाइंस हमें मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। मालूम है आपको? हिंदी में जब हम बात करते हैं, चलो हिंदी में बता देती हूँ एक बार, कि A1 by B1 इज नॉट इक्वल टू A2 by B2, तो उस समीकरण का केवल एक ही हल हमें प्राप्त होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होंगी अगर ग्राफ बनाया जाता है तो। क्वेश्चन इसी के बाद दूसरे देखिए कि A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 हो अगर, लेकिन ये कंडीशन हो कि C1 by C2 बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो, तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, यानी इनको जब हम हल करेंगे तो हमें x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस जो होंगी हमारी, उनमें x और y की वैल्यू का रेशियो इक्वल होगा। जैसे 2x प्लस 4y है तो 3x प्लस 6y हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ होगा, इसके अंदर क्योंकि x और y का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो पैरेलल लाइंस बनेगी। नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं, पैरेलल लाइन यानी कि हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखाएं मिलेंगी। समानांतर रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग, कहीं ना कहीं ग्राफ काटेगा। पैरेलल मतलब रेल की पटरी जैसी लाइंस कहीं नहीं मिलेंगी। अगली बात, अगर ये तीनों एक जैसे हों, A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मिलती है और मेनी सॉल्यूशन, x और y की कई वैल्यूज हमें मिल जाती है, कई हल प्राप्त होते। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन के ऊपर समीकरण 1 के भी वैल्यू आ जाएंगी, समीकरण 2 की भी, दूसरी लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं है। हो गया? जल्दी से रिवाइज हो गया? ठीक है, अब कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, फटाफट बेसिस को देख लो, हाथों हाथ याद कर लो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। कि कॉस्ट ऑफ 2 एक्सरसाइज बुक्स एंड 3 पेंसिल इज 17 रुपीज। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। इक्वेशन सीधी ना देकर आपको इस तरीके से लैंग्वेज में दिया हुआ होगा, इक्वेशन आपको खुद बनाकर एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो कि 2 एक्सरसाइज बुक्स और 3 पेंसिल 17 रुपीज की है, तो ये हो गई एक्सरसाइज बुक्स। ठीक है, और क्या चीज है दूसरी चीज
चीज है हमारे पास पेंसिल, ये हो गई इनकी कॉस्ट। ठीक है, अब दिया हुआ ये है कि 2 एक्सरसाइज बुक्स, ये तो है 2 और ये है 3 और दोनों मिला के कितने रुपए की है, 17 रुपए की है। उसके बाद 3 एक्सरसाइज बुक और 4 पेंसिल, ये जो है ये दी हुई है हमको 24 रुपीज की। इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि लेट बुक इक्वल्स टू एक्स और पेंसिल इक्वल्स टू वाई। पूरा लिख के आना आप तो, है ना, मैं जल्दीबाजी में लिख रही हूँ इसलिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स इज वाई रुपीज। माना किताबों का मूल्य एक्स रुपए और पेंसिल्स का मूल्य वाई रुपए है। अब इक्वेशन बना दो, यानी इनको तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इनको वाई से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे लिखेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बता देती हूँ, एक क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके बता दूंगी। अब देखो इनमें कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 होता है ना, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। आप लिख देना यहाँ पर कि हम बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 2 2। चलो तो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अपन। 3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y और इक्वल्स टू हो गया 17 3 जा 51। 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6x, 2 4 जा 8y, 24 2 जा 48। चेक कर लो। ठीक है, अब देखो 6 की वैल्यू इक्वल आ गई, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 8 गया 1y, 51 में से 48 गए तो आ गए 3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई y की 3 रुपीज, 3 आ गई मतलब। अब x की वैल्यू निकालें तो 2 इक्वेशन ये रही, 2 ये रही, किसी में भी y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रखते हैं, y बराबर 3, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, y की जगह हमने क्या लिख दिया 3, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 17, 2x बराबर हो गया 17 माइनस 9, 2x बराबर कितना हो गया 8 और x बराबर हो गया 8/2, दैट इज 4। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज बुक कितने रुपए हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 4 रुपीज, जो कॉपी है वो कितने रुपए की 4 रुपए की, और जो पेंसिल है वो है 3 रुपए की। ये लो, ये हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन में आने जैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बुक और पेंसिल की जगह एप्पल और मैंगोज भी लिखा हुआ आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बैट और बॉल भी लिखा हुआ हो सकता है, तो एक चीज को एक्स बना लेना, दूसरी को वाई बना लेना। चलिए अब फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक रेक्टेंगल बना हुआ है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, वैल्यूज हमें दे रखी हैं, हो जाएगा ना सॉल्व। ये तो देखो इक्वेशन बन गई, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इक्वेशन 1 क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 80। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। y की वैल्यू सेम आ रही है, कैंसिल हो गए, 2x बराबर हो गए 110, x की वैल्यू आ गई 110/2, दैट इज 55 सेंटीमीटर। एक मिनट, x माइनस वाई की वैल्यू हमको दे रखी है 18 और x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 18 है, सॉरी इसको 18 लिखेंगे, 80 की जगह 18, गलत हो गया, सही कर लेते हैं इसको। ये हो गया 48, 48/2 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब y की वैल्यू निकाल दें, किसी भी इक्वेशन में रख दो या ऐसे ही निकाल दो।
देखो x माइनस वाई बराबर 18, x की जगह आपने लिख दिया 24 माइनस वाई बराबर 18, माइनस के y बराबर हो गए 18, 24 इधर गई माइनस के 24, माइनस वाई बराबर -6, y की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये भी 2 नंबर जैसा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो गया। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक क्वेश्चन आपसे k की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला भी पूछा जा सकता है। k की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखते हैं। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन कौन कौन सी हैं? x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। हाँ, तो पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन पूरा सुनो पहले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y equals to 5 and 3x plus ky plus 15 equals to 0 has a unique solution। has a unique solution की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो देखो। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये है ना कंडीशन। आप देखो तो यहाँ पर a1 हमारे पास कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है 2 और b2 कितना है k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, k इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि k विल हैव ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 6, यानी कि k की वैल्यू हमें केवल 6 नहीं मिलेगी, 6 के अलावा कोई भी नंबर k की वैल्यू हो सकता है। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है ना तो ज्यादा लेंथी नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से इस टाइप के k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि फॉर, इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ p will the lines represented by the following pair of linear equation will be parallel। इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और 6x माइनस 2y माइनस p बराबर 0, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है मालूम है ना कि a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट c1 बाय c2। यही होता है ना कि a1 a2 b1 b2 बराबर होते हैं लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p will the lines represented by the following pair of linear equation will be parallel। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 बाय a2 लिख दो 3 बाय 6, b1 बाय b2 माइनस 1 बाय माइनस 2 और c1 बाय c2 माइनस 5 बाय माइनस p। तो माइनस माइनस हमने कर ली कैंसिल। ठीक है, अब देखो 3 बाय 6 भी 1 बाय 2 हो गया ना, ये दोनों बराबर हो गए। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि 3 बाय 6 है और बराबर में क्या है अपने पास 5 बाय p। ठीक है, 5 माइनस का है और p भी हमारे पास माइनस का है। चलो तो ये हो गया 3 बाय 6 इज नॉट इक्वल्स टू 5 बाय p। ठीक है, वैल्यूज फाइंड आउट कर लें तो ये हो गया 3p नॉट इक्वल टू 5 इंटू 6p इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 बाय 3 10, यानी कि p की वैल्यूज आपको सब मिल जाएंगी लेकिन क्या नहीं मिलेगी 10, यानी कि p कैन हैव एनी रियल वैल्यूज अदर देन 10। 10 नहीं होगी, 10 के अलावा और कोई भी वैल्यू हो सकती है। p का मान 10 के अतिरिक्त हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। चलिए इसके बाद अब हम आ जाए हमारे, चलो अब आ जाए, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब आ जाते हैं जल्दी से हम चैप्टर नंबर 5 पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीधे सीधे हमें 4 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है जिस तरह का कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3।
पहला क्वेश्चन कर ले चैप्टर 5 का कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? देखो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलते हैं ना, तो इकाई वाले नंबर 0 से 9 तक, फिर 10 होते ही 2 डिजिट वाले नंबर हो गए, और 99 तक 2 डिजिट वाले नंबर रहते हैं, 100 होते ही 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। यानी नंबर हमें लेने कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेके और 99 तक। तो पहला नंबर पता कर लो। पहला नंबर कौन सा हो गया? 12। 12 के बाद 15, ये 3 की टेबल चलती रहेगी, लास्ट में 99 3 से डिविजिबल है ही। आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? n की। a आपको पता है 12 है, d आपको पता है 15 माइनस 12 दैट इज 3, और an आपको मालूम है कितना है? 99। क्लियर? बस फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 इक्वल्स टू 12 प्लस, ठीक, 12 को इधर ले आओ, 3 को साथ के साथ इधर ले आओ, यहाँ हो गया n माइनस 1। ठीक है, और 99 में 12 को लेस कर दो, 9 में से 7 2 गए 7, और 9 में से गया तो 8/3 n माइनस 1। 3 की टेबल से काटो, 3 2 6, 2 बच गए, 3 9 27। 29 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n बराबर हो गया 29 प्लस 1 दैट इज 30। तो 30 टर्म्स जो होंगी वो हमारे 30 जो नंबर्स होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे, 10 से लेके और 99 के बीच में। आ गया क्वेश्चन समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो था an वाला क्वेश्चन, अब सम वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी SN वाले क्वेश्चन की ही बनती है। क्वेश्चन में आपको नोट कराती हूँ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP। कितनी टर्म्स हैं? 15 टर्म्स हैं, यानी कि n बराबर क्या हो गया हमारे पास? 15 हो गया। ठीक है, whose fifth and ninth terms are 26 and 42। कौन कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म और 9th टर्म, इनकी वैल्यूज मैं बता देती हूँ आपको। फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 26 और 9th टर्म की वैल्यू है 42। अब क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लो पहले तो हम इक्वेशन बनाएं, यहां से बनाना स्टार्ट करें। 26 बराबर है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 26 बराबर हो गया a प्लस 4d। क्लियर? सही है ना? 9th टर्म से बनाओ। 42 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। 42 बराबर हो गया a प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। a और d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? देखो चलो, तो बराबर कर लें। a की वैल्यू बराबर आ गई दोनों इक्वेशंस में, यही सॉल्व कर लें। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। 42 बराबर है a प्लस 8d और 26 बराबर है a प्लस 4d के, ये माइनस कर दिया तीनों को, ये कैंसिल हो गए। 42 में से 26 को लेस कर दो, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गए 4d। d की वैल्यू हमने निकाल दी 16/4 दैट इज 4। क्लियर? d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। d के बाद अब हम वैल्यू निकालें किसकी? a की। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लें। तो देखो 26 बराबर है a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू लिख दो, कितनी है? 4 ही है। 26 इक्वल्स टू a प्लस 16, a बराबर हो गया 26 माइनस 16 दैट इज 10। अब हमारे पास a आ गया और d आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 15th टर्म तक, यानी कि S15 आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। S की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है बताओ? कितनी टर्म्स है? 15। ठीक है, तो 15 लिख देंगे बाय 2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू लिखो 10, n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, और d आपने कितना निकाला था अभी? 4। 15/2 एज इट इज लिख दो। 2 देखो हमेशा ध्यान रखना, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 20। 15 में से बन गया 14 इंटू 4। गलती क्या हो जाती है कई बार कि पहले हम इनको प्लस कर देते हैं, कई बच्चों को मैं देखती हूँ इनको प्लस करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये गलती आप ना करें, पॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चले, पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद प्लस करें। 15/2 20 प्लस 14 4 जा 56,
15/2 मल्टीप्लाइड बाय 76, 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 15 इंटू 38, 15 8 जा 120, कैरी 12, 15 3 जा 45, 45 और 12 हो गए 45, 55 और 2 57। ये आ गया हमारा आंसर। तो इतना काम करना पड़ेगा, तब जाके लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे। हाँ, और इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ए इक्वेशन ढंग से बनाना, पहले ए या डी की वैल्यू निकाल लेना, उससे फिर दूसरे वाले की वैल्यू, और फिर आप फॉर्मूले में पुट करके एस एन या ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकने जैसे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चलो, तो ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर तरीके का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, ताकि एग्जाम की जो हमारी प्रिपरेशन है वो 100% हो जाए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड टर्म जो है ये 16 है, और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म जो है ये फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो कि आपको सेवेंथ में से फिफ्थ टर्म अगर आप लेस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। देखो, सिर्फ सेवेंथ टर्म निकालें पहले। कैसे निकालें? A7 है ना, सेवेंथ टर्म कैसे निकलेगी? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 6D, इक्वेशन नंबर 1। फिफ्थ टर्म निकालें तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 4D, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड टर्म कितनी है? थर्ड टर्म है हमारी 16। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लें। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? सेवेंथ में से फिफ्थ टर्म को लेस करें और कितना आ जाना चाहिए? 12। तो देखो, सेवेंथ टर्म A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर कितना है? 12। ठीक है, अब देखो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। यहां आपसे क्या गलती होगी कि आप A प्लस 4D ही लिख देंगे, माइनस का तो ये लिख देंगे, प्लस का 4D लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों के साथ साइन चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों के बाहर क्या है? माइनस का साइन है। ठीक है, तो दोनों ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो, A से A कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गए, कितने आ गए? 2D बराबर 12, D बराबर हो गया 12/2, दैट इज आगे D की वैल्यू। D की वैल्यू सब क्या निकाल रहे हैं हम? A की वैल्यू को निकाल रहे हैं। यहां से A की वैल्यू निकाल दो, क्या है? A की वैल्यू, जब D की वैल्यू निकाल दी तो अब A की वैल्यू अपन कौन सी टर्म से निकालने हैं? 16 से। कि थर्ड टर्म कितनी है? 16 है। तो थर्ड टर्म की इक्वेशन क्या बनेगी? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, यानी कि A प्लस 2D बराबर है 16 के। D हमने कितना निकाल दिया? 6। तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, और A बराबर हो गया 16 माइनस 12, ये लो 4 आ गया। और आपने निकाल दी। अब एपी बनानी है आपको, तो एपी बना लो। पहली टर्म 4 हो गई, एपी कैसे बना दोगे? ये लो 4, कितने ऐड करने हैं? 6, कितना हो गया? 10, 16, और दैट्स ऑल। ये आपकी एपी तैयार हो गई। चले अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? इस क्वेश्चन में इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ गलती होगी जो कि आपसे। चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हो रहा है ना रिवीजन जल्दी जल्दी? चलो, अगला क्वेश्चन कि अ सम ऑफ 700 रुपीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कि 700 रुपए जो है ये आपको कैश प्राइस देने 7। ठीक है, कैश प्राइस 7 देने आपको। तो देखो 700 रुपए है टोटल, और कैश प्राइस आपको कितने देने हैं? 7, यानी कि ये आपको n की वैल्यू दे दी। ठीक है, आपको वैल्यू दे दी। 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल हुज फॉर देयर ओवरऑल performance, if each price is 20 less than the preceding price, find the value of the each of the prices। अब टोटल रुपए कितने हैं? देखो, टोटल रुपए हैं आपके पास 700, यानी कि SN
700। क्लियर। अब आपको प्राइस जब बांटने हैं तो प्राइस किस तरीके से बांटने हैं, देखो कि पहला प्राइस मान लो ए है, दूसरा हो जाएगा a माइनस 20, तीसरा इससे भी 20 कम होगा तो 20 में 20 और जोड़ के कितने हो गए 40, तो तीसरा हो जाएगा a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100 और a माइनस 120। सही है क्या, गिन लो 7 हो गए क्या, हो गए बच्चों 7 प्राइस। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू निकालनी बस। तो देखो एस एन बराबर क्या था, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमको दे रखा है कितना 700, एन बाई 2, एन कितना है 7, 2a, a कितना है a रहेगा, एन माइनस 1, 7 माइनस 1 और डी कितना है माइनस 20। माइनस 20 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू कैसे आएंगी, कम होती हुई आ रही है ना हर में। ये 2 तो इधर ले जाओ, कितना हो गया 1400, 7, 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20। ठीक, अब देखो 1400 बराबर है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14a प्लस, पहले मल्टीप्लाई कर दें 2a, ये हो गया माइनस 120। ठीक है, अब इनको किससे, पहले 7 को इधर ले आते हैं, 1400 अपॉन 7 बराबर है 2a माइनस 120 के, 7 2 जो 14, 200 आ गए। अब देखो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 200 तो इधर है, 120 इधर आएगा, कितने हो जाएंगे प्लस के 120, a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 320 बाई 2, इतना आ गया 160 रुपीज। अब पहला प्राइस कितने का हो गया 160 का, दूसरा कितने का हो जाएगा 140 का, तीसरा हो जाएगा 120 का, चौथा हो जाएगा 100 का, पांचवा हो जाएगा 80 का, सिक्स्थ हो जाएगा 60 का और सेवेंथ हो जाएगा 40 रुपीज का। और इस तरह हमारे प्राइस जो है ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लो हमारा रिवीजन हो गया। इसके अलावा आपको और क्या करना है, देखो कि एक तो इस एक्सरसाइज में ही वो जो क्वेश्चन है ना 200 लॉग्स वाला, उसको और सॉल्व कर लेना है। लॉग्स वाला जो क्वेश्चन है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 इन द बॉटम, फिर 19, फिर तो आपको क्या तक बताना है कि 200 लॉग्स है ना, क्वेश्चन में आपको बता रखा है 200 लॉग्स हैं, आपको उनको जमाना है किस क्रम में, तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 200 SN हो जाएगा, d आपका -1 हो जाएगा क्योंकि नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो -1 आ जाएगा। एक तो वो क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, और एक उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो लेमन पोटैटो रेस वाला, उसको और आप अच्छे से देख लेना। अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको बता दूंगी। और यहाँ तक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो पोटैटो रेस और उसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उनको और आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चलो यही एंड करते हैं क्लास को, और अगली क्लास में कोशिश करते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री हमने सर्कल्स वाले जो चैप्टर हैं उनके रिवीजन को और कर लेते हैं जल्दी से। चलो तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।